नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएलपी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन को पूर्णतया अच्छे तरीके से रिवाइज करवाने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेगा प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के वह सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से किए जाएं कि गलत ना हो, वो किस प्रकार से फार्मूले लिए जाएं, किस प्रकार से उनका मान रखा जाए कि गलत ना हो, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार कंटिन्यूअस 8 बजे लाइव आते हैं और आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराते हैं और आपको समझाते और पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश है क्या, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए प्रकाश को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तभी आप तथ्य को समझ पाओगे, बेशक इससे क्वेश्चन ना बने। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो सरल रेखा में जाता है, सीधी रेखा में जाता है, ऋज रेखा में जाता है, उसी को प्रकाश किरण कहा जाता है। बात समझ में? अब बात करते हैं प्रकाश पुंज की। प्रकाश पुंज क्या होता है? बहुत सारी प्रकाश किरणें जो एक ही दिशा में जा रही होती हैं उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं: समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होंगे? ऐसी प्रकाश किरणें जो आपस में समान दूरियों पर हों और एक ही दिशा में जा रही हों, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाएगा। और ऐसी प्रकाश किरणें जो एक बिंदु से निकल रही हैं और फैलती जा रही हों, और उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाएगा। और ऐसी प्रकाश किरणें जो अलग अलग बिंदु से आ रही हों लेकिन एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हों, यानी इकट्ठा हो रही हों, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाएगा। यानी अपसारी में प्रकाश किरणें फैलेंगी, अभिसारी में प्रकाश पुंज जो होंगी इकट्ठा होंगी, और समांतर में कैसे होंगी? समान समान दूरियों पर चलती चली जाएंगी। बात समझ में? तो जो प्रकाश पुंज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपने ये देख लिया, 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक इसमें है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर या समतल सतह पर या किसी सतह पर जब गिरती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप किसी वस्तु को देख पाते हो क्योंकि उस पर प्रकाश की किरण जो गिर रही है, लाइट रे जो गिर रही है, वो आपकी आंखों तक परावर्तित होकर पहुंचती है। बात समझ में आई? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरती है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस आती है, जिससे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर सतह से 90 डिग्री पर एक रेखा खींची जाए, 90 डिग्री पर, उसे अभिलंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिलंब। और अभिलंब से प्रकाश किरण जो आ रही है, जिसे आपतित प्रकाश किरण कहा जाता है। आपतित प्रकाश किरण जितना अभिलंब से कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो प्रकाश किरण जा रही होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और विलंब से जितना ये कोण बनाती है यानी आर, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के लिए जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है सदैव बराबर होता है। अब इसमें आपसे एग्जाम जब में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं, वो जो कोण देते हैं वो सतह से दे देते हैं, यहाँ से दे देते हैं, कहेंगे थीटा इतना है, तो बताओ आई क्या है, आर क्या है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। बात समझ में? तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कोण लेते हैं आई या आर, यानी आपतन कोण या परावर्तन कोण लेते हैं सदैव अभिलंब से लेते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अब अगला टॉपिक है जो आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है, परावर्तन के बाद में अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती जाती है, अब माध्यम के हिसाब से, माध्यम के अनुसार से प्रकाश किरण क्या होती है? अविलंब की तरफ जाती है, अविलंब से दूर जाती है। सुनिएगा, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है थोड़ा सा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को समझने के लिए चित्र को जरा सा देखिएगा, समझिएगा कि ये सतह है, ये जो आपके सामने सतह है, और सतह पर, सतह कौन सा है? दो माध्यमों के बीच का जो एक स्थान है वो प्लेन है, सतह है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करना होता है, ठीक है, जिस बिंदु पर गिरती है प्रकाश किरण, वहां पर सतह से एक अगर 90 डिग्री पर एक रेखा बनाई जाए तो उसे अभिलंब कहा जाएगा। ये 90 डिग्री पर बनती है। ठीक है, अभी आपने ऊपर भी देखा था इसी बात को परावर्तन में। तो जो प्रकाश किरण आती है वो तो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी, और अविलंब से जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अब जो प्रकाश किरण जब जाती है दूसरे माध्यम में तो अविलंब से जो कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं।
अब इसके लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्नेल नियम से आते हैं और दूसरा अपवर्तनांक और वेग से संबंधित होके आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें स्नेल का नियम समझिए, स्नेल ने क्या बताया, स्नेल के नियम अनुसार क्या है कि जो आपतन कोण होता है यानी कि आई और जो अपवर्तन कोण होता है यानी कि आर, इसका जो ज्या होता है, ज्या यानी कि साइन थीटा, इसका अगर अनुपात निकाला जाए तो एक नियतांक आएगा, एक अंक आएगा, एक निश्चित अंक आएगा हर एक माध्यम के लिए। अब ये जो अंक होता है एक प्रकार का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होती है उसके सापेक्ष। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण कांच के अंदर प्रवेश कर रही वायु से आकर के, तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यही आएगा स्नेल के नियम से, जब आप उसका जो है साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालोगे। बात समझ में? तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। वो नियतांक जो होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती है उस माध्यम का होता है और जिस माध्यम से आ रही होती है उसके सापेक्ष होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे आपको बताई है। एक बात और आपको याद रखना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। इसका कारण ये है कि वो माध्यम उतना ज्यादा घना होगा, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, जहां पर माध्यम नहीं होगा वहीं प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जैसे निर्वात है, निर्वात मतलब जहां पर वायु भी ना हो वहां पर प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, और जैसे जैसे माध्यम घना होता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें, बताओ कांच, वायु और पानी में प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होगी, सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो वायु में सबसे ज्यादा होगी, कांच में सबसे कम होगी, ठीक है। और हीरे में उससे भी सबसे कम होगी, यानी हीरा सबसे ज्यादा घना होता है, उससे कम घना कांच होगा, उससे कम घना जल होगा और सबसे कम घना वायु होगा। और निर्वात में तो कोई घनापन होता ही नहीं, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी, सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जिसका ज्यादा अपवर्तनांक जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो घना, उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम। अगर किसी का अपवर्तनांक निकालना है, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो आप वायु के सापेक्ष को मान के निकाल सकते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए आप क्या करेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल लेंगे और सी को भाग कर देंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल से, यानी कि म्यू एम इक्वल टू सी अपान उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि बी एम, ठीक है। अब हम यहां पर दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, एक प्रकार का क्वेश्चन तो आपने स्नेल नियम से देख लिया। दूसरा, जो दो माध्यमों में संबंध के आधार पर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं इसके। देखिए ये पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होगी, डिपेंड करेगा कि वो जो दूसरा माध्यम है सघन है या विरल है। बात समझ में? सघन है या विरल है। अगर माध्यम सघन होता है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, अगर माध्यम विरल होता है तो अविलंब से दूर चली जाती है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है b1 है, अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल b2 है और अपवर्तनांक μ2 है। अगर आपको अपवर्तनांक निकालना हो पहले माध्यम का तो कैसे निकालोगे, μ1 बराबर क्या हो जाएगा, c अपान b1। हमने बताया जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपको चाहिए, अगर आपको किसी के सापेक्ष निकालने के लिए बोला गया है तो क्या करेंगे, तो आपको दोनों माध्यमों की फिर क्या चाहिए, प्रकाश की चाल चाहिए होगी। फिर क्या करेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे लिखी जाएगी और जिसके सापेक्ष निकालना उसको ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमको नहीं दिया गया, नहीं बताया गया किसके सापेक्ष निकालना है, तो आप क्या करोगे, किसके सापेक्ष निकालोगे, निर्वात में निकालोगे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उस प्रकाश की चाल को ले लोगे, नहीं सी को ले लोगे, सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को ले लोगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है, माने जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो तो आपको मिलेगा ही, या फिर उल्टा करके पूछा जाएगा, दिया जाएगा और पूछा जाएगा, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो μ1 अपान बराबर क्या हो जाएगा, μ1 बराबर c अपान μ1 हो जाएगा, सॉरी b1 हो जाएगा। और μ2 अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, c अपान b2 हो जाएगा। ये उल्टा संबंध होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ। अगर आपको माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक चाहिए पहले माध्यम के सापेक्ष, अब यहाँ पे दो माध्यमों के बीच में है, वहां पे कोई माध्यम नहीं बताया, किसी के सापेक्ष नहीं निकालना था, वहां पे किसके सापेक्ष निकालना था, प्रकाश के सापेक्ष निकालना था, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष निकालना था या निर्वात के सापेक्ष निकालना था। यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है ना
उसी का अपवर्तनांक निकालते हैं और पहले माध्यम के सापेक्ष। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, इसे लिखा कैसे जाएगा ये भी याद रखिएगा, 2 पहले लिखेंगे 1 बाद लिखेंगे। इसका मतलब हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अब जो अपवर्तनांक अगर निकालना है तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखा जाएगा और जिसके सापेक्ष निकालना है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखा जाएगा। लेकिन वेलोसिटी के केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में उल्टा संबंध होता है, यानी v1/v2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो μ2/μ1 अगर लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दूसरे अगर μ1/μ2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाला गया दूसरे माध्यम के सापेक्ष। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम μ12 यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालेंगे तो फिर उसका उल्टा फार्मूला बन जाएगा, है ना, अभी हमने बताया था लिख करके आपको। अच्छा, अब μ21 और μ12 में क्या संबंध होगा, क्योंकि आप देखो फार्मूले को, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और उल्टे होने के कारण क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, μ12 = 1/μ21। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब चलिए बढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर बनते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के बना देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा, आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका जो प्रतिबिंब दिखता है आपके आकार का, आपके जैसा ही दिखता है, बस अंतर क्या होता है, दायां का बायां और बायां का दायां दिखता है, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको, है ना, बायां का दायां और दायां का बायां दिखता है, ठीक है। यहाँ आपके सामने दिखा गया आर को मैंने बनाया है, दूसरी तरफ देख रहे हैं आर थोड़ा उल्टा बना हुआ, उल्टा मतलब ऊपर का नीचे नहीं हुआ, दायां का बायां हुआ है, ये तो हुआ। साथ में जितनी दूर पे आप दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर बनता है, पीछे बनता है, आभासी बनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, पीछे बनता है ना, आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पे बनता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने लिखा है b = -u। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और दर्पण, जो गोलीय दर्पण होते हैं और गोलीय प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होते हैं इसके लिए हमने जो आपके लिए एक चित्र लिया है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए। देखिए, दिख रहा है आपको, संभवतः दिख रहा होगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन है, आप अगर देखो वस्तु, अगर वस्तु की स्थिति क्या है, यहाँ पर ये सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए लिखा है। अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। याद रखिएगा, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे बनते हैं, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जो अवतल दर्पण है उसमें वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, या कह सकते हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आपने देखा कि जैसे ही प्रतिबिंब अनंत से थोड़ा सेंटर की तरफ खिसका, तो जो प्रतिबिंब था वो भी फोकस से सेंटर की तरफ खिसक गया, है ना। देखो ना, फोकस पे बन रहा था, फोकस से किधर खिसक गया, सेंटर की तरफ, यानी फोकस और सेंटर के बीच हो गया। बात समझ में, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसके बाद में बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, इसे याद कर लेना है। इसमें हम आपको एक बताते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में केवल एक ही बार जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, जब वस्तु को फोकस और पोल, जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने फोकस और पोल के बीच अगर वस्तु को रखा गया है, तभी प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, इस बात को भी ध्यान देना है। यानी एक ही केस है आभासी बनने का, बाकी आप सब देखोगे कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण के केस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के केस में हमेशा आभासी, छोटा और सीधा बनता है। इसलिए जब न्यूमेरिकल्स आते हैं उत्तल दर्पण के, तब वो प्रतिबिंब अगर बताना हो, प्रतिबिंब ये नहीं बताते कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी बनना है, सीधा बनना है, वास्तविक बनना है, कैसा बनना है, नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण केस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी ही बनता है। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूले क्या याद रखना है आपको, क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्या गलती क्या होती है। तो ये फार्मूले आपके दो फार्मूले हैं, मेनली दो ही फार्मूले हैं, 1/b + 1/u = 1/f, है ना। कई बार ये भी पूछा गया कि कौन सा फार्मूला होता है, इसका पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। जैसे ऐसे करके पूछ लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो इसको अगर हमें लिखें इसको, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/u = 1/f - 1/v,
ठीक है, पक्षांतर करके लिखा जाएगा। तो ये दे करके पूछ लिया जाता है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, तो ये पक्षांतर करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब पक्षांतर करेंगे मतलब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब आवर्धन निकालना होता है तो माइनस बी बाई यू लगाते हैं, और हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब वस्तु की ऊंचाई। बात समझ में? अब दिक्कत कहाँ होती है, ज्यादातर बच्चे गलती यहाँ करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, वहां पर मान रखने में गलती कर देते हैं। तो इसके लिए हमने एक तरीका आपको चार्ट में दे दिया है पूरा। क्या है कि जो u होगा सदैव ऋणात्मक लिया जाएगा। u हमेशा क्या कर ले लो, माइनस ले लो। अभी आप याद रखो, चाहे कोई दर्पण हो, चाहे कोई प्रतिबिंब हो, u हमेशा किस में होगा, चाहे कोई दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो, u हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, कोई चाहे उत्तल हो, अवतल हो, कोई दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो, यू हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, बी, बी जो है ये केवल दर्पण के लिए है। अगर आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के लिए, तो आपको बी प्लस लेना है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बी क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, ध्यान रहे अगेन, अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें बता दे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर केसों में नहीं बताते हैं। यही गलती आप लोग कर देते हो। ठीक है, अच्छा, फोकस दूरी अवतल के लिए क्या लेनी है, माइनस लेनी है, उत्तल के लिए क्या लेनी है, प्लस लेनी है। अगेन चाहे वो दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो, इसलिए हम आगे जब आप दर्पण का फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर इन चीजों को नहीं लिखे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन आवर्धन को, अगर आवर्धन की बात की जाए तो अगर आभासी है तो आभासी के केस में जो जो यम आता है वो कैसा आता है, प्लस आता है, और बी के जो वास्तविक के लिए क्या आता है, माइनस आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधे बनते हैं, और वास्तविक कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो आभासी के लिए क्या लेना होता है, प्लस, और वास्तविक के लिए माइनस लेना होता है। इसी प्रकार से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको लिखना है तो प्लस में लिखोगे, है ना, और हाइट ऑफ इमेज अगर लिखना है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर लिखनी है, अगर आभासी प्रतिबिंब बना है तो प्लस लीजिए, वास्तविक बना है तो माइनस लीजिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। बात समझ में आई? अब उत्तल लेंस के लिए भी यही सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है। उत्तल लेंस के केस में भी एक ही केस है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी हर एक केस आप देखोगे वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बना है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस के लिए, वहां पे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, यहाँ उत्तल लेंस के लिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आई? देख रहे हैं आप, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, किससे बनेगा, उत्तल लेंस से बनेगा। बड़ा प्रतिबिंब, वर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो किससे बनेगा, उत्तल से बनेगा। जबकि छोटा प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो किससे बनेगा, अवतल लेंस से बनेगा। तो अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसलिए अगर लेंस का क्वेश्चन हुआ और अवतल लेंस का क्वेश्चन हुआ तो आपसे वो नहीं बताएंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, अगर प्रतिबिंब का दूरी दे दिए हैं, प्रतिबिंब के प्रकार या कुछ बताए हैं तो। ठीक है, अब इसके लिए क्या ध्यान देना है, इसके लिए फार्मूला, वहां पे 1/b प्लस 1/u था जो है दर्पण में, लेकिन लेंस में क्या होगा, 1/b माइनस 1/u होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और आवर्धन में क्या होगा, m बराबर b/u होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बदला क्या, केवल b बदला है, बाकी सारी चीजें वही। फोकस दूरी अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस, u हमेशा माइनस, है ना। यम आभासी अगर बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब है ना, तो कैसा लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस लिया जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमेशा प्लस लिया जाएगा। हाइट ऑफ इमेज जो है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, नहीं सॉरी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक है, साथ में बी, यहाँ पर जो बी है यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और आभासी के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यही सारे पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। और साथ में आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये जो मान लेते हैं उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। इनके सभी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, इन मान को लेकर के हमने लाइव सेशन कराया था, उसको जाकर के आप प्रकाश परावर्तन और चैप्टर अपवर्तन वाले उसमें देख लीजिएगा, टाइटल या डिस्क्रिप्शन में, या फिर हम आपको इस वीडियो के लिंक इन अंत में उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाकर के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो वैल्यूबल रहा होगा, आपको ये काम आएगा। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे साथ डेली 8 बजे लाइव क्लास के साथ जुड़िए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।